जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वज्र गुणन विधि बच्चों चल रही है। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4। ये जो आपका क्वेश्चन है इसके हैं 5 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज, पहले तो क्वेश्चन पढ़ दूं। निम्न समस्याओं से रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीज गणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। अब इन्होंने हमको बोला तो नहीं है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही लगाओ, लेकिन चूंकि चैप्टर उसी का चल रहा है, सॉरी एक्सरसाइज वही चल रही है, तो मैंने हर क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही अप्लाई किया है। ओके, और जो आपकी मर्जी, आप कोई और भी अप्लाई कर सकते हो। Form the pair of linear equations in the following problem and find its solution if it exists by any algebraic method. एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन लेता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। बच्चों, ऐसा क्वेश्चन हम 2 कर चुके हैं, अगर आपको याद हो। एक हमने किया था टैक्सी फेयर का और एक हमने किया था लाइब्रेरी वाला, जिसमें वो बुक्स आपको किराए पर देती थी। हाँ, पहले मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ लूँ। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. आपको हॉस्टल का किराया तो दे रही है, ठीक है, उसके बाद आपको जितने दिन आप खाना खा रहे हो उस हिसाब से पे करना है। तो हमने ये मान लिया कि जो हमको एक फिक्स्ड चार्ज देना ही है वो तो देना ही है ना, वो एक्स है, और जो हम खाना खाते हैं भोजन उसका पर डे चार्जेस वाई रुपए, ऐसे मान लिया। तो लेट द फिक्स चार्जेस ऑफ द हॉस्टल भी रुपीज एक्स एंड द चार्जेस फॉर फूड पर डे भी रुपीज वाई। अब एक विद्यार्थी ए है, इसने 20 दिन भोजन किया और कितना रुपया दिया, 1000। स्टूडेंट ए हैज टेकन फूड फॉर 20 days एंड पेड रुपीज 1000। तो एक्स देखो बेटा, फिक्स्ड किराया एक्स वो तो देना ही है। और एक दिन का खाने का खर्चा है वाई रुपए। आपने 20 दिन खाना खाया तो कितना खर्च होगा, 20 वाई। तो एक्स प्लस 20 वाई, कुल मिलाकर आपने कितना पे किया, 1000। ओके, विद्यार्थी बी ने 26 दिन भोजन किया और 1180 शुल्क दिया। स्टूडेंट बी हैज टेकन फूड फॉर 26 days एंड पेड रुपीज 1180। तो एक्स रुपए तो उसको देने ही थे और वाई रुपए 26 दिन के हिसाब से उसने 26 वाई रुपीज दिए। टोटल उसका बिल बना 1180। मैंने आपसे कहा कि वैसे तो उन्होंने कहा है कोई भी अलजेब्रिक मेथड लगा लो, तो इसमें सबसे अच्छी पता है कौन सी है, आपकी विलोपन विधि, यानी कि बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, एलिमिनेशन मेथड। सब्ट्रैक्ट कर दो, कैंसिल कर दो, फटाफट आंसर। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के सम्स बहुत कम है, तो मैंने उनकी प्रैक्टिस करवाई आपको। तो यहाँ पर आप देखोगे A1 1 है, आप इसको कंपेयर किससे करते हो हमेशा, A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1 अगर इधर लिखा हुआ है तो, और A2x प्लस B2y इक्वल टू C2 इस तरफ लिखा है तो। हाँ, और इस तरफ लिखा होता है तो फॉर्मूले में क्या आता है बेटा, -1 आता है। फॉर्मूला होता है x अपॉन B1C2 माइनस B2C1, y अपॉन C1A2 माइनस C2A1 और -1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। इसको याद करने के मेथड भी मैंने पिछले दोनों वीडियोज में बताए हैं। तो ये बेटा ये A1 1 है, A2 20 है और A1 1 है, B1 20 है और C1 1000 है। फिर A2 1 है, B2 26 है और C2 1180 है। अब ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। B1 C2 यानी 20 इंटू 1180 ऐसे लिख दिया। फिर माइनस का साइन आएगा, 26 इंटू 1000। ओके, ये हो गया बेटा x का डिनोमिनेटर रेडी। y का डिनोमिनेटर कैसे बनेगा, C1A2, तो C1 इंटू 1000 इंटू 1000 माइनस C2 इंटू A1 1180 इंटू 1 तो 1180, ठीक है। यहाँ पर -1 अपॉन
A1 B2 कितना आ जाएगा 26 और A2 B1 ये कितना आ जाएगा 20। ठीक है, चलिए x अपॉन मल्टीप्लाई करते हैं 0 0 और ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 6 0 0 0 इज इक्वल टू y ओवर, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस 118, सॉरी माइनस 180, मैं यहाँ ठीक से लिख लूँ माइनस 180, सॉरी बेटा, हाँ माइनस 180, यहाँ पर माइनस 1/6, इसको थोड़ा सब्ट्रैक्ट कर ले रफ में। 26000 में से हम 23600 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 यहाँ आएगा 4 और 5 माइनस 3 से हो जाएगा 2, तो बेटा ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस 2400, ये हो गया y अपॉन माइनस 180 और ये हो गया माइनस 1/6। एक बार इन दोनों को इक्वल रख लो, एक बार इन दोनों को इक्वल रख लो। ठीक है, तो x अपॉन माइनस 2400 इज इक्वल टू माइनस 1/6, इसको ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा 2400 अपॉन 6, 6 4 ज़ा 24, यानी कि आपको 400 रुपये तो किराया देना ही देना है। अब देख लीजिए, शायद आपको उस समय दिखा नहीं होगा, 400 रुपये किराया तो आपको देना ही देना है। और पर डे खाने का कितना है वो देखते हैं, ये आपको, आप इन दोनों को इक्वल रखोगे है ना, तो इसको ऊपर ले जाओ तो y इज इक्वल टू 180/6, तो y आ गया बेटा 30, यानी पर डे खाने का आपको 30 रुपये देना है और रहने का खर्चा 400 रुपये। किसी सस्ते ज़माने की बात लगती है। यहाँ लिख दें हम अपना आंसर प्रॉपरली, हम लिख देंगे यहाँ पर मंथली चार्जेस, ठीक है, इज इक्वल टू ₹400। इंग्लिश वाले लिखेंगे मासिक नियत राशि, एक्चुअली किराया करके नहीं लिखा है, कुछ नियत राशि करके लिखा है। ठीक है, 400 रुपीज़। और फिर भोजन का प्रतिदिन व्यय, ठीक है ना, चार्जेस पर डे फॉर फूड, ओके, कितना है ₹30। तो ये आपके आंसर रेडी हो गया। नाउ कम टू द पार्ट नंबर 2। एक भिन्न, मैं इसको पहले यहाँ पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी रख दूँ सामने। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. ऐसे सवाल भी हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम ये ले लेते हैं कि अंश x तथा हर y है, तो भिन्न क्या हो गई, x/y है ना। लेट द न्यूमरेटर बी x and the denominator be y. The fraction will be x/y. प्रथम स्थिति, पहले पता है वो क्या कह रहे हैं, सुनो ध्यान से। वो आपसे कह रहे हैं कि आप केवल अंश में से 1 घटाइए, बस आपकी भिन्न 1/3 हो जाएगी। इंग्लिश में बोलूँ तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम न्यूमरेटर ओनली एंड योर फ्रैक्शन विल बिकम 1/3। ठीक, तो न्यूमरेटर में से 1 घटा दिया, डिनोमिनेटर एज इट इज है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ होगा, y का 1 से होगा, है ना। तो 3x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। द्वितीय स्थिति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, इसमें पता है वो बोल रहे हैं कि आप केवल डिनोमिनेटर में 8 ऐड करो, न्यूमरेटर को टच भी मत करो, केवल हर में 8 जोड़ दो, तो आपकी फ्रैक्शन बन रही है 1/4। ये मैंने लिख दिया। तो 4 का मल्टीप्लीकेशन होगा x में ऐसे, और y+8 का होगा 1 में, तो 4x माइनस y प्लस 8 को भी इधर ले आओ, -8 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। इन दोनों को भी हम विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड से इजीली कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ भी -y, यहाँ भी -y, सब्ट्रैक्ट कर दो, कैंसिल हो जाएगा, है ना। बट मैंने इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किया है, तो a1 3 है, b1 -1 है, c1 -3 है, a2 4 है, b2 -1 है और c2 -8। फिर मैंने लिखा बेटा फॉर्मूला।
फॉर्मूला लिखने के बाद मैंने वैल्यूज पुट की। आप इसको किसी और मेथड से करना चाहो तो वैसे कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ आ रहा है 8 - 3 - 12 + 24 - 3 + 4। तो इस तरह से ये 1 हो गया, ये 12 हो गया, ये 5। एक बार इन दोनों को इक्वल रखा तो x मिल गया, इन दोनों को इक्वल रखा तो y मिल गया, और हमारी जो फ्रैक्शन बन गई वो बन गई बेटा 5/12। ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया 5/12। फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखो ये चेक का काम आप एग्जाम हॉल में बैठ के भी कर सकते हो। हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर हम न्यूमरेटर में से एक घटा दें तो हमको 1/3 मिलना चाहिए। करके देखें, इसमें से मैंने 1 घटा दिया तो ये क्या बन गया 4/12। कैंसिल कर दो, आ गया 1/3, है ना। दूसरी बार वो क्या बोल रहे हैं, इस बार बोल रहे हैं डिनोमिनेटर में 8 जोड़ दो बस। तो जोड़ देते हैं 8। अब ये क्या बन गया 5/20। कैंसिल किया तो 1/4, है ना। यानी कि हमारा आंसर एकदम परफेक्टली करेक्ट है। नाउ कम टू द पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 इज यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध अंक पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? यश स्कोर्ड 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions are there in the test? ठीक है। तो ये नेगेटिव मार्किंग होती है ना, इसी को कहते हैं। आप सही आंसर दोगे तो आपको 4 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है, सॉरी 3 नंबर मिल रहे हैं, और गलत दोगे तो 1 कट रहा है। दूसरे केस में सही देने पर 4 मिल रहे हैं और रॉन्ग देने पर 2 माइनस हो रहे, ऐसे। ठीक, तो ये उसका पूरा डिटेल मैंने लिख दिया है। सबसे पहले मुझे ये लिखना चाहिए था कि लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बी x एंड द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स बी y। ठीक है, माना सही उत्तरों की संख्या x तथा गलत उत्तरों की संख्या y है। इसके बाद मुझे लिखना था स्थिति 1 यानी कंडीशन 1। कंडीशन 1 में यश को कितने अंक मिले 40। यश स्कोर्ड 40, है ना। सही उत्तर पर अंक 3, मार्क्स ऑन करेक्ट आंसर 3। अशुद्ध अंक पर कटौती 1, डिडक्शन ऑन इनकरेक्ट आंसर 1 अशुद्ध उत्तर पर। ठीक है, तो अब क्या हुआ देखो, उसने सही आंसर कितने दिए थे x। ध्यान से देखना बेटा, सही उत्तर कितने दिए थे x, और सही पर कितने नंबर मिले 3, तो हो गए 3x। ठीक है ना। y उसने गलत दिए थे, गलत पे उसके कट गए नंबर, माइनस हो गए, यानी कि y का 1 से मल्टीप्लिकेशन निगेटिव जाएगा। तो 3x उसको मिले और -y हो गए उसके, यानी y कट गए, इज इक्वल टू 40। कुल मिलाकर उसको 40 मिले। कंडीशन 2 पर आ जाओ। प्राप्त अंक मार्क्स स्कोर्ड 40, सही उत्तर पर अंक मार्क्स ऑन करेक्ट आंसर 4, गलत उत्तर पर काटे गए अंक डिडक्शन ऑन इनकरेक्ट आंसर इज 2। अभी क्या हो जाएगा, मेरे बताने से पहले भी आप समझ सकते हो, 4x तो उसको मिले और 2y उसके कम हो गए, 50 उसको एग्रीगेट मिला। अब आप देखो ये पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाज्य है, तो मैंने इसको 2 से भाग दे दिया, बन गया 2x, यहाँ से बना y, ये बन गया 25। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब ये a1 बेटा, ये b1, ये c1, हाँ ये ऐसे देखो a1 b1 c1, यहाँ पर a2 b2 c2, तो ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। ठीक है, अब इस तरह से मैंने फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूले में बच्चों मैंने वैल्यूज़ रखी, आप खुद भी कर सकते हो और आपके सामने रखा हुआ है, आप यहाँ से देख भी सकते हो। तो इस तरीके से जब आपने इसको आगे बढ़ाया तब आपको पता चला कि उसने करेक्ट आंसर दिए थे 15 और रॉन्ग दिए थे 5। क्या हम इसको चेक करें, देखो केस 1 करेक्ट आंसर कितने हैं 15, करेक्ट पर उसको कितने मार्क्स मिल रहे थे 3, यानी कि उसके 45 मार्क्स थे। रॉन्ग है 5 पे कितना कट रहा था 1, यानी 5 नंबर उसके कट गए। देखो 40 करेक्ट आ गया ना। सेकंड केस में क्या था बेटा,
उसको करेक्ट पर मिल रहे थे 4, यानी 15 4s are 60, और जो रॉन्ग थे उस पर डिडक्ट हो रहे थे 2, यानी कि 10 कम हो गए, तो सेकंड केस में उसको मिल गए 50। ओके, अगर ऐसा होता तो 50 मिलते, ऐसा हुआ तो 40 मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। प्लेस ए एंड बी आर 100 kilometers apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What is the speed of two cars? बच्चों देखो, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन है। यहाँ से एक कार चल रही है, यहाँ से एक कार चल रही है, एक ही डायरेक्शन में भाग रही हैं और मिल रही हैं। इससे क्या साबित हुआ? इससे हमको ये पता चला कि कार ए की स्पीड ज़्यादा है, तभी तो वो इसको कवर कर गई, और कार बी जो है वो स्लो चल रही है। तो मैंने कार ए की स्पीड ले ली x किलोमीटर्स पर आवर और बी की ले ली मैंने y किलोमीटर्स पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी x, एंड ये लिख लिया। ठीक है, अब देखो, एक ही डायरेक्शन में जाएंगी और यहाँ पर मिलेंगी। मुझे आप बताइए, आपने फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा है, सभी को याद है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। ये हमने सबने पढ़ा है। अगर मैं पूछूं डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो टाइम को यहाँ मल्टीप्लाई कर देना। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा स्पीड इनटू टाइम। हिंदी में बोलूं तो दूरी का सूत्र होगा चाल गुणा समय। ठीक है, अब देखो, पहली बार दोनों एक ही दिशा में भागने लगी और 5 घंटे बाद मिल गई। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे बाद मिलती हैं। इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 5 hours। ओके, अब देखो मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, कार ए द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी। देखो, मैंने काफ़ी सारे सम्स तो सॉल्व ही करके रखे हैं, जहाँ मुझे लगा मुझे एक्सप्लेन करना है तो मैंने ऐसे छोड़ दिया। कार ए द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए इन 5 hours। 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? देखो बेटा, सूत्र क्या है दूरी का? चाल गुणा समय, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, कार ए की स्पीड कितनी है? x, टाइम कितना लिया? 5, यानी कि 5x किलोमीटर। और कहाँ से कहाँ तक गई कार? ए से चलकर सी तक। तो ये डिस्टेंस कौन सी है? ये डिस्टेंस है AC, ये आपकी AC है 5x, यानी यहाँ से जो मैंने ग्रीन कलर से बनाई है ना, ये 5x किलोमीटर है। ओके, अब आ जाओ दूसरी, कार बी द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी इन 5 hours। बेटा, कार बी कहाँ से कहाँ तक चली? यहाँ से चलना शुरू की और यहाँ पर आके कार ए ने उसको पकड़ लिया। तो कार बी ने कितना डिस्टेंस कवर करी? BC। और स्पीड कितनी थी इसकी? y, और टाइम तो इसने भी 5 ही घंटे लिए। तो आपके फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, चाल गुणा समय। अब की बार चाल है y, लेकिन समय इसने भी पूरे 5 घंटे लिए, बहुत स्लो चल रही है। ठीक है, तो 5y किलोमीटर, यानी जो ऑरेंज कलर से बनाया है ना मैंने, ये 5y है। ओके, अब मुझे बस इतना बता दो कि अगर मैं आपसे कहूँ कि AB, तो AB आप कैसे निकालोगे? AB, ये जो ब्लैक वाली दिख रही है ना AB, ये आप कैसे निकालोगे? ये ऐसे निकाल सकते हो, देखो, AC माइनस BC। समझे कि नहीं? ग्रीन में से ऑरेंज माइनस कर दो, ब्लैक रह जाएगा। क्लियर? हाँ, AC माइनस BC,
ग्रीन वाला ये AC है, ऑरेंज वाला BC है। AC में से BC हटा दो, क्या रह गया? ये AB तो रह गया। तो AB इज इक्वल टू AC माइनस BC। गॉट इट? क्लियर हो गया? अब बताओ AB कितना है? 100। AC कितना है? 5x, अभी अभी हमने निकाला। और BC हमने कितना निकाला? 5y। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। 5 से डिवाइड कर दो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये मैंने प्रैक्टिकली आपके सामने शो करने के लिए छोड़ा हुआ था। आगे का तो बेटा मैंने करके रखा है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तब वो 1 घंटे में मिलती हैं। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चली और समझो D पर मिली, तो मैंने क्या किया, A को दूर तक चलाया, B को थोड़ा कम चलाया, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि A की स्पीड ज़्यादा है तो ये लंबा डिस्टेंस कवर कर लेगी, ये छोटा ही कर पाएगी, है ना। तो फिर कार A द्वारा चली गई दूरी, अब की बार क्या है, AD। तो स्पीड है x, टाइम सिर्फ 1 घंटा, तो x किलोमीटर हो गया, है ना। कार B द्वारा चली गई दूरी BD है ना। तो स्पीड y है और टाइम तो 1 घंटा है, तो y किलोमीटर। ठीक है, अब देखो, अब अगर मुझे AB चाहिए तो मैं क्या करूं? ये AB चाहिए तो बताओ, AB चाहिए तो मैं क्या करूं? AD प्लस BD। क्लियर? AB इज इक्वल टू AD प्लस BD। इस बार मुझे जोड़ने से मिल जाएगी, तो AD प्लस DB से मिल जाएगा मुझे 100। 100 क्या है? AB, पूरी AB 100 है, तो AD x है। तो दूसरी इक्वेशन रेडी हो गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो बच्चों ऐसे मुझे 2 इक्वेशंस मिल गई। पहली वाली है x माइनस वाई इज इक्वल टू 50, इसको इग्नोर करो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 सॉरी, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। हाँ, इसको तो विलोपन विधि से कितने आराम से कर सकते थे, नहीं? x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 60, है ना। x की वैल्यू रख देंगे। तो चलो, अब मैंने इसको ऐसे किया, A1 1, B1 माइनस 1, C1 20, A2 1, B2 1 और C2 100। इसमें माइनस वाला फॉर्मूला आएगा क्योंकि C1 C2 इस तरफ है। वैल्यूज पुट करी, सॉल्यूशन इनके निकाले, मुझे x मिल गया 60 और y मिल गया 40। इतना करना पड़ा, यहाँ तो खड़े खड़े मिल गया था ना। तो यानी कि कार A की चाल, स्पीड ऑफ कार A इज 60 किलोमीटर्स पर आवर और कार B की चाल, स्पीड ऑफ कार B इज 40 किलोमीटर्स पर आवर। इसको भी आप बेटा चेक भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, है ना। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज पार्ट नंबर 5। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। लंबाई 5 कम कर दी, चौड़ाई 3 बढ़ा दी, एरिया कम हो गया। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी दोनों को बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। The area of a rectangle gets reduced by 9 square units if its length, यहाँ पर small आएगा, if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimension of the rectangle. देखो बेटा, बहुत easy है। ये सवाल ऐसा है, जो बोल रहा है करते जाओ, आपको दिमाग नहीं लगाना। देखो, माना आयत की लंबाई x इकाई तथा चौड़ाई y इकाई है। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x यूनिट्स एंड द ब्रेड्थ बी y यूनिट्स। तो एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। लेंथ है x, ब्रेड्थ है y, तो एरिया कितना हो गया? XY स्क्वायर यूनिट्स हो गया। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में वो बोल रहे हैं, एक मिनट, हाँ, वो बोल रहे हैं कि आप इसकी लंबाई को 5 कम कर दो और चौड़ाई को 3 बढ़ा दो। सुनना बेटा ध्यान से, लेंथ को 5 कम कर दो और ब्रेड्थ को 3 बढ़ा दो, तो ये न्यू लेंथ है x माइनस 5, नई ब्रेड्थ क्या है? y प्लस 3, तो ये लेंथ ब्रेड्थ। क्लियर हुआ? आपको बात समझ में आई? ये कोई रेक्टेंगल है, इसकी ये x है लंबाई, ये y।
वो क्या बोल रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि आप इसकी लंबाई को 5 कम कर दो, आपने इतना कर दिया ये, और चौड़ाई को 3 बढ़ा दो, यानी अपना रेक्टेंगल कुछ ऐसा कर दो, ऐसा। आ गई बात समझ में? लंबाई को कम कर दो 5 और चौड़ाई को 3 बढ़ा दो, कुछ ऐसा कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, नया जो रेक्टेंगल बना ये छोटा बना थोड़ा सा, इनका कहना है कि रेक्टेंगल थोड़ा छोटा बना, इसका एरिया 9 कम हो गया। अब पुराना वाला तो एक्स वाई था, ये नया वाला है, ये नया है, ये पुराना है। क्लियर? अब ये दोनों इक्वल तो है नहीं, क्योंकि ये जो नया वाला ये थोड़ा छोटा है, तो अगर मैं पुराने वाले में से 9 माइनस कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, है कि नहीं? तो बस अब मैंने इसको ओपन किया, x को y से किया, x को 3 से किया, -5 को y से किया, -5 को 3 से किया, xy -9, 3x -15, इसको इधर लेकर आओ। लो जी, हम 0 लगाना ही भूल गए। -15 + 9 से कितना होगा? -6। तो ये बच्चा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो गई। ओके, नाउ द्वितीय स्थिति के अनुसार अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन क्या थी? मैं दोबारा से अपना रेक्टेंगल बनाती हूँ। ये मैंने बना दिया, ये इसकी x है, ये y है। अभी बोल रहे हैं कि लंबाई बढ़ा दो 3, ये लीजिए मैंने 3 बढ़ा दी, और चौड़ाई बढ़ा दो 2, तो हमने बढ़ा दी ये 2। अब ये नया रेडी हो गया, हमारा जो डॉटेड वाला है ये नया हो गया। बोलो, आई बात समझ में? पहले ये x था, ये y था, कह रहे हैं लंबाई को तुम 3 बढ़ा दो, ये तुमने 3 यूनिट बढ़ा दी, और जो चौड़ाई है इसको तुम 2 यूनिट बढ़ा दो, ये 2 यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से बाहर वाला रेक्टेंगल बन गया। ऑब्वियसली ये बड़ा बना, पहला वाला थोड़ा इसको और ऐसे कर दो ना तो थोड़ा आपको दिखेगा, ये छोटा बना था, ऐसे समझ लो, ये छोटा बना था, हाँ, ये बड़ा हो गया। अब जो बड़ा वाला आया, इसकी लंबाई कितनी आई? x + 3, और चौड़ाई कितनी आई? y + 2। ये y थी ना बेटा, इसमें आपने 2 जोड़ दी तो y + 2। तो नया वाला एरिया क्या हो गया? x + 3 × y + 2, ये पूरा x + 3, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इससे, किससे? y + 2, यहाँ से यहाँ तक y था, 2 और जोड़ दिया, तो ये नया एरिया आ गया। पुराना क्या था एरिया? xy, लेकिन ये तो ज़्यादा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। अब अगर आप इन दोनों को बराबर रखना चाहते हो तो इसमें आपको 67 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा है, 67 स्क्वायर यूनिट्स ज़्यादा है। इन दोनों को इक्वल रखना है ना, तो इसमें 67 ऐड कर दीजिए। तो ये मैंने यहाँ पर किया, ये न्यू लेंथ, ये न्यू ब्रेड्थ, ये न्यू एरिया, नए एरिया और ये पुराना एरिया, इसमें 67 जोड़ दिया। एक्स वाई इंटू +2x + 3y + 6, एक्स वाई कैंसिल, 67 को इधर लेकर आ जाओ, तो 6 - 67 से हो गया -61 = 0। अब ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, x/y/ और 1/, क्योंकि हम सब इधर ले आए हैं, सामने 0 है बच्चों। फिर मैंने रख दी वैल्यूज़, फिर मैंने ये वैल्यूज़ रख दी। वैल्यूज़ रखने में थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक भी हो गई, वो भी मैंने करेक्ट कर दी बाद में, ठीक है, इस तरह से। अब वैल्यूज़ रखने के बाद इनको मैंने सॉल्व कर लिया, आप यहाँ से देख लो। हाँ, तो ये आ गया 17, x आ गया और y आ गया 19। तो आयत की लंबाई जो है वो है 17 यूनिट्स और जो चौड़ाई है वो 6 यूनिट्स। अब हम चेक करते हैं, लेंथ कितनी है? 17, ब्रेड्थ कितनी है? 9। अब ये सेंटीमीटर मीटर यूनिट में कुछ नहीं लिख रही हूँ, ऐसे ही लिख दिया। फर्स्ट केस, अच्छा पहले एरिया निकाल लें। 17 9s are 153, ठीक है, 17 9s are 153, ये तो इनका ओरिजिनल एरिया हो गया। अब फर्स्ट केस में उन्होंने कहा कि आप लंबाई को 5 कम कर दो, 17 में से 5 घटा दो, कितनी हो गई? 12, और कह रहे हैं चौड़ाई को 3 बढ़ा दो। लो जी, बढ़ा दी, ये भी हो गई 12, है ना। अब नया एरिया, तो 12 × 12 कितना आ गया? 144। तो 153 - 144 किया बेटा तो 9 आया कि नहीं? देखो उन्होंने कहा था कि नहीं, जो नया वाला होगा ना वो 9 छोटा होगा। हमारा पुराना एरिया 153 है, नया एरिया आया 144, तो 9 ही तो कम हुआ, है ना। अब हम दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में वो कह रहे हैं कि लंबाई को बढ़ा दो 3, लीजिए हमने बढ़ा दिया, इसको कर दिया 20, और चौड़ाई को बढ़ा दो 2, तो ये हो गया 11। अब नया एरिया 20 × 11 किया तो कितना आ गया? 220।
अब 220 में से हमारा 153 माइनस हो जाए, 10 में से 3 गया 7, 11 में से 5 गया 6, देखो 67 है ना। तो नया वाला कितना ज़्यादा आ गया, 67, पुराना था 153, केस 1 वाला आया 144, 9 का डिफरेंस है, केस 2 आया 220, 67 का डिफरेंस है। यानी कि हमारे सम्स, हमारे आंसर्स एकदम करेक्ट है। ओके, समझ में आया। और ये काम आप स्वयं भी कर सकते हैं। तो खुश रहिए बच्चों, खुश रहिए, खुशी से पढ़ाई करिए, क्योंकि खुश होकर जो काम करते हैं ना वो हमेशा सफल होता है। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।